प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कौटिल्य के विचारों का अध्ययन करेंगे और आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में तथा राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में कौटिल्य ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। ये वीडियो मूल रूप से BA पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले हम लेते हैं राज्य की उत्पत्ति पर कौटिल्य के विचार। यद्यपि कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, उनके आधार पर जो संकेत हमारे सामने आता है वो ये आता है कि उनका जो सिद्धांत है वो समझौतावादी सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। जैसा कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति का विवरण दिया है और उस विवरण में उन्होंने लिखा है, जैसे अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण 13वां अध्याय है, उसमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो विवरण मिलता है, उस विवरण में ये कहा गया है कि संसार में अराजकता विद्यमान रहने की स्थिति में भयंकर दुखों एवं निरंतर असुरक्षा की भावनाओं से पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु को अपने राजा बनाया। प्रजाजन ने इस राजा को वेतन के रूप में खेती से उत्पन्न अन्न का 6वां भाग तथा व्यापार में प्राप्त लाभ व स्वर्ण का 10वां भाग देना स्वीकार किया या निश्चय किया उसका, और इस वेतन के बदले में राजा ने प्रजा की रक्षा एवं कल्याण का दायित्व अपने ऊपर स्वीकार कर लिया। राजा द्वारा कर की प्राप्ति एवं उसके द्वारा दंड का प्रयोग जनहित में किया जाएगा। तो ये जो संकेत हमें अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में हमें मिलते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से ये संकेत मिलता है कि उनका जो सिद्धांत था वो सिद्धांत सामाजिक समझौता एक श्रेणी में आता है, क्योंकि राज्य की स्थिति से पहले उन्होंने जिस प्रकार की अवस्था की कल्पना की वो लगभग उसी तरह की अवस्था थी जैसे हाउसलाक रूसों की प्राकृतिक अवस्था की थी, कि जब इस संसार में कोई राजा नहीं था तो चारों ओर भयंकर दुख और असुरक्षा की भावना विद्यमान थी, और इस दुख और असुरक्षा की भावनाओं से पीड़ित होकर मनुष्यों ने या जन समुदाय ने मनु को अपना राजा बनाया। तो इस तरह से इस समझौते में राजा उसका लोगों ने आपस में समझौता किया और उस तरह से राजा का निर्माण किया, और राजा को का दायित्व ये तय किया गया कि वो प्रजा की सुरक्षा करेगा, और इस जो आजीविका है उस चाहे वो का कार्य हो या व्यापार से प्राप्त स्वर्ण का 10वां भाग, इस तरह से उन्होंने यानी खेती से उत्पन्न अन्न का 6वां भाग, व्यापार से प्राप्त लाभ और स्वर्ण का 10वां भाग देना निश्चय किया। और ये जो कर प्राप्त करेगा राजा के, इसके बदले में उसने राजा ने प्रजा की रक्षा एवं कल्याण का दायित्व स्वीकार किया। तो इस तरह से राजा और प्रजा के बीच में ये समझौता होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की जिस अवस्था की कल्पना की थी वो लगभग हाब्स की प्राकृतिक अवस्था से मिलती जुलती अवस्था है, जिसमें मात्स्य न्याय की स्थिति प्रचलित थी, और इस मात्स्य न्याय में जो शक्तिशाली व्यक्ति होते थे उनका ही बोलबाला था और दुर्बल व्यक्ति उस समय पीड़ित थे। तो इस तरह से इन सबल व्यक्तियों से निर्बल व्यक्तियों ने अपनी रक्षा करने के लिए या सभी लोगों ने मिलकर इस अवस्था को समाप्त करने के लिए राजा का निर्माण किया या राज्य का निर्माण किया गया। जो विवरण इसमें मिलता है उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य राज्य को एक प्राकृतिक संस्था या देवी उत्पत्ति का परिणाम नहीं मानता है। राज्य की उत्पत्ति कौटिल्य के द्वारा किए गए विवेचन में 2 तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। पहला कि राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है और मनुष्यों ने इसे अपने राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार किया है। दूसरा ये है
कि लोगों के द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा के हित में स्वीकार किया है। तो इस तरह से जो कौटिल्य का सिद्धांत है वो हमें समझौतेवादी जो विचारक हैं हाब्स लाक रूसो, उस श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं और इस तरह से राज्य समझौते का एक परिणाम माना जाता है। जहाँ तक राज्य के कार्य क्षेत्र का संबंध है, राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध कौटिल्य ने विचार व्यक्त किए हैं। वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में उसे रखते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है और इस विवरण में उसने राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व माना है वो माना है प्रजा रक्षण को, कि प्रजा रक्षण राज्य का प्रमुख दायित्व है। कौटिल्य ने समाज में शांति में व्यवस्था स्थापित करना एक प्रमुख कार्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति अशांति व अराजकता से उत्पन्न मात्स्य न्याय की जो दारुण अवस्था थी, उस दारुण अवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए की गई थी और इस तरह से उसने जो राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार स्वीकार किया था वो प्रजा की सुरक्षा को किया था। तो इस तरह से जो प्रजा रक्षण है या प्रजा की सुरक्षा है वो राज्य का मुख्य दायित्व है। कौटिल्य ने प्रजा रक्षण में राज्य के 3 प्रमुख दायित्व स्वीकार किए हैं। पहला दायित्व तो ये है कि राज्य जो समाज कंटक व अपराधियों को दंडित करके समाज में शांति में व्यवस्था बनाए रखे तथा प्रजा के जीवन, संपत्ति व सदाचार की सुरक्षा करे। दूसरा है राज्य बाह्य आक्रमणों से जनता की सुरक्षा करे। कौटिल्य ने राज्य से ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न करने की अपेक्षा की है कि बाह्य आक्रमण का खतरा कम से कम हो। कौटिल्य का मत है कि अपनी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने के बाद राज्य को अपने विस्तार पर भी ध्यान देना चाहिए। तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ आती हैं इसमें। पहला तो ये आता है कि राज्य जितने भी जो समाज कंटक हैं, अपराधी हैं, जो समाज में अशांति अव्यवस्था पैदा करते हैं, इस प्रकार के समाज कंटक और अपराधियों को दंडित करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। दूसरा, राज्य के द्वारा बाह्य आक्रमण से प्रजा की सुरक्षा की जानी चाहिए। और तीसरा है कि राज्य अपनी सुरक्षा को समुचित व्यवस्था करने के बाद उसकी विस्तार के ऊपर भी उसको ध्यान देना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण उन्होंने राज्य का कार्य माना है समाज व्यवस्था का संचालन करना। कौटिल्य ने समाज व्यवस्था की सुरक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य को वर्ण व आश्रम के धर्मों को प्रजाजन में लागू करना चाहिए और इन धर्मों की उपेक्षा करने वाले या इनके विपरीत आचरण करने वाले लोगों को राज्य के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व माना है कि व्यक्ति अपने कौटिल्य व्यक्तियों को राज्य के प्रेरित करने पर बल दिया है जो सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने संतान, पति, पत्नी, बहन, माता पिता और आश्रित परिवारजनों का भरण पोषण नहीं करता है अथवा इनके जीवन निर्वाह के साधनों का उचित प्रबंध किए बिना ही सन्यासी बन जाता है। तो इस तरह से सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करना या सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना भी राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व माना है। और इस सामाजिक व्यवस्था के संचालन में कौटिल्य ने ये कहा है कि राज्य का एक प्रमुख दायित्व है कि जो हमारे वर्ण और आश्रम व्यवस्था है उस वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक वर्ण के सदस्यों के द्वारा अपने वर्ण से संबंधित कार्यों को करना चाहिए और दूसरे वर्ण के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसी तरह से जीवन की जो 4 अवस्थाएं हैं जिन्हें आश्रम धर्म कहा गया है, उस धर्म के जो दायित्व दिए गए हैं उन दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को जीना है। और जो व्यक्ति इन वर्ण और आश्रम धर्मों का पालन नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को राज्य के द्वारा दंडित किया जाएगा। और साथ में ये भी कहा है
कि कोई भी व्यक्ति जो सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण नहीं करता है, उनका पालन पोषण नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति और वो संन्यास धारण कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। तीसरा, उन्होंने राज्य के न्याय संबंधित कार्यों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने न्याय को राज्य का अनिवार्य दायित्व माना है। राज्य अपने न्यायिक कार्यों के द्वारा समाज में मात्स्य न्याय का मतलब होता है कि शक्तिशाली का हित, उस न्याय को समाप्त करना। कौटिल्य ने राज्य के न्यायालयों को 2 भागों में विभाजित किया है, एक धर्म स्थलीय न्यायालय और दूसरा कंटक शोधक न्यायालय। राजा को अपराधियों के विवेक संगत प्रयोग करने का निर्देश दिया है। कौटिल्य का मत है कि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने से पूर्व उसके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए। किसी भी अपराधी के लिए दंड का निर्धारण उसकी प्रवृत्ति एवं अपराध की श्रेणी व मात्रा के अनुपात में किया जाना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने अरस्तु की भांति न्याय के 2 पक्ष स्वीकार किए हैं, एक वितरणात्मक न्याय और एक सुधारात्मक न्याय। तो कौटिल्य ने वितरणात्मक जो न्याय का सिद्धांत दिया है वो राज्य का सकारात्मक दायित्व माना है, और इस दायित्व की पूर्ति के लिए राज्य ये सुनिश्चित करता है कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त नहीं हो तथा समाज में साधनों का वितरण न्याय और औचित्य के सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। जबकि जो सुधारात्मक न्याय है, कौटिल्य ने राज्य का ये दायित्व माना है कि वह कानूनों के उल्लंघन के द्वारा प्रजा के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को दंडित करे और प्रजा के विभिन्न वर्गों के मध्य किसी भी प्रकार के प्रश्न पर मतभेद या विवाद होने पर या आपस में झगड़ा होने पर उसका समुचित समाधान करना राज्य का दायित्व माना है, ताकि जो प्रजाजन है उनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके। तो इस तरह से उसने न्याय के 2 पक्ष स्वीकार किए हैं और इन दोनों पक्षों को प्रबंध करना राज्य का दायित्व माना है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने प्रजा कल्याण को राज्य का एक अन्य दायित्व माना है, एक प्रमुख दायित्व है ये। कौटिल्य ने राज्य के जन कल्याण से संबंधित जिन कार्यों का उल्लेख किया है, उन कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका राज्य लोक कल्याणकारी राज्यों की श्रेणी में आता है। जैसे राज्य द्वारा ग्रामीण जनों के स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए व्यायामशालाओं की व्यवस्था करे, बीमारियों की रोकथाम के लिए औषधालयों की स्थापना और वैद्यों की नियुक्ति। राज्य द्वारा अग्नि व बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में जनता की सुरक्षा करे। राज्य अकाल से पीड़ित जनता को दुर्ग, पुल, सड़क आदि निर्माण कार्यों में लगाकर उन्हें भृति या वेतन के रूप में अन्न देना चाहिए। अकाल पड़ने की स्थिति में अन्न संपन्न इलाकों में भी भेजा जाना चाहिए और राज्य का प्रबंध करना चाहिए। राज्य को शिक्षा संस्थाओं की दान हैं उनको छात्रवृत्ति देनी चाहिए। अर्थशास्त्र में विभिन्न जो पक्षियों, चूहों, टिड्डी दल, कीड़ों से कृषि को होने वाली हानि का उल्लेख करते हुए राज्य का दायित्व माना है कि वह इन हानिकारक जंतुओं से कृषि की रक्षा करे। कौटिल्य ने जो हिंसक जंगली पशुओं और खतरनाक जलचरों से प्रजाजन की सुरक्षा करना भी राज्य के दायित्व की श्रेणी में माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा में प्रचलित विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्कृतियों का सम्मान करे और उनकी रक्षा करे। कौटिल्य ने जो वृद्ध लोग हैं, अनाथ बच्चे हैं, असहाय बांझ स्त्रियां हैं, इनके भरण पोषण का दायित्व भी राज्य का माना है और उन्होंने राजा को इन जो प्रजाजनों की पितृवत रक्षा करने का निर्देश दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो राज्य के दायित्व और कार्य बताए हैं वो निश्चित रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में उन कार्यों को हम रख सकते हैं। आधुनिक राज्यों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं जन कल्याण से संबंधित, वो सारे के सारे दायित्व उस समय के हम कौटिल्य के राज्य के कार्यों में हम देख सकते हैं। राज्य के आर्थिक कार्य, कौटिल्य ने राज्य के कुछ आर्थिक कार्यों का उल्लेख किया है, जैसे विभिन्न व्यवसायों और उनमें लगे हुए लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने, किसी विशेष वाणिज्य या व्यवसायों में किसी व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करना, ये राज्य के आर्थिक दायित्व माने हैं।
कौटिल्य ने राज्य का एक प्रमुख कार्य राज्य कोष में निरंतर वृद्धि और उसकी रक्षा और देखभाल को माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य को कृषि और किसानों के विकास के लिए ध्यान देना चाहिए। इस हेतु सिंचाई के साधनों, कुओं, तालाबों, नहरों, बांधों का निर्माण करवाना चाहिए। किसानों को सस्ते दामों पर बीज दिलाना और पशुओं की खरीद के लिए ऋण देना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य को पशुधन की बीमारियों से रक्षा करने के लिए उनकी चिकित्सा का प्रबंध करना चाहिए। उपयोगी जो पशु पक्षी हैं उनके वध पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। राज्य को व्यापार के समुचित विकास के लिए जल थल मार्गों का निर्माण करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। राज्य को बाजार में नाप तोल का निर्धारण करना तथा क्रय विक्रय की व्यवस्था एवं नियमन करना राज्य का दायित्व माना है। एक आता है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वहन करना। कौटिल्य का मत है कि राज्य अपने व्यापक दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जब एक सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था हो। कौटिल्य ने इसके लिए राज्य से विवेक सम्मत और व्यवहारिक आधारों पर विभिन्न विभागों का संगठन करने तथा उनका समुचित संख्या में सुयोग्य अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति करने की अपेक्षा राज्य से की है। तो इस तरह से उसने एक सुसंगठित और व्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली का संधारण करना या उसकी स्थापना करना भी राज्य का एक दायित्व माना है। परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के कुशल संचालन को भी राज्य का एक प्रमुख दायित्व माना है। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि वह अपने अंतर्राज्य संबंधों में युद्ध तथा शांति का निर्णय सदैव इस बात को ध्यान में रखते हुए करे कि प्रजा का कल्याण तथा उसकी सुरक्षा सर्वोपरि हो। कौटिल्य ने राजा को अनावश्यक युद्धों से बचने की सलाह दी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौटिल्य ने राज्य के जिन कार्यों का उल्लेख किया है वो निश्चित रूप से उनके अधिकांश कार्य आज के आधुनिक जो राज्य हैं उनका किया है। संबंध में कौटिल्य के विचार आधुनिक हैं